नाजरीन, पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात हमेशा से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का अहम मौजू रहे हैं, कभी सर्द और कभी गर्म, लेकिन कभी कभी इन ताल्लुकात को इस्तवार करने की भी कोशिश की गई है। मिसाल के तौर पे जुलाई 1949 कश्मीर पर सालिसी के लिए यूनाइटेड नेशंस ने दोनों मुल्कों के दरमियान एक ट्रीटी साइन करवाई, इसे कराची एग्रीमेंट कहते हैं। अप्रैल 1950 इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान के माबैन एक पैक्ट साइन हुआ, जिसके तहत दोनों तरफ के महाजरीन को अपनी प्रॉपर्टीज डिस्पोज ऑफ करने का इख्तियार दिया गया। औरतों और लूटी हुई दौलत को वापस करने की तलकीन की गई। सितंबर 1960 वर्ल्ड बैंक ने दोनों मुल्कों के दरमियान पानी के तनाज़ा पर सालिस का किरदार निभाते हुए इंडस वाटर ट्रीटी साइन करवाई। जनवरी 1966 17 रोज़ा जंग के इख्तिताम पर दोनों ममालिक ताशकंद में इकट्ठे हुए और मुस्तकबिल में जंग न करने की यकीन दहानी करवाई गई। 1972 मगर 6 साल के बाद एक बार फिर दोनों ममालिक को शिमला माहिदा करना पड़ा, क्योंकि 1971 की जंग ने ताशकंद माहिदा को बरकरार रहने नहीं दिया। अप्रैल 1973 जंग के कैदियों की रिहाई के लिए एक बार फिर दोनों ममालिक के रहनुमा दिल्ली में मिले। दिसंबर 1988 बेनजीर भुट्टो और राजीव गांधी ने न्यूक्लियर जंग से बचने के लिए एक माहिदे पर दस्तखत किए। फरवरी 1999 एक बार फिर दोनों ममालिक न्यूक्लियर जंग न करने का अज़म लेकर लाहौर में इकट्ठे हुए और दो तरफा माहिदों पर दस्तखत किए, मगर माहिदे की उम्र कारगिल जंग के आगाज के साथ जल्द ही खत्म हो गई। जुलाई 2001 एक बार फिर आगरा समिट हुआ, जिसमें इससे अच्छे हमसाये बनने के अज़ाइम तय हुए, मगर यह माहिदा भी खतर ख्वाह तब्दीली नहीं ला सका। ताहम मौजूदा हुकूमतें एक बार फिर से 1974 में किए गए एक पुराने माहिदा के तहत दोबारा मजहबी मकामात को दोनों मुल्कों के लोगों के लिए खोल रही है, जिसकी रिसेंट एग्जाम्पल करतारपुर कॉरिडोर की है। लेकिन देखना यह है कि क्या ये रिलीजियस डिप्लोमेसी मुस्तकिल अमल की पायदार बन पाएगी, या फिर दोनों ममालिक की तवज्जो इन पहलुओं पर कभी भी नहीं रही जो कि अमन के मुस्तकिल सफीर के तौर पे काम कर सकते। आइए नाज़रीन, इन पहलुओं से आशनाई के लिए हम आज की रिसर्च गुफ्तगू में हिस्सा लेते हैं। तो आइए नाज़रीन, मिलते हैं हेमंत राजू पाडिये को, जो कि एक रिसर्च कंसल्टेंट है, एक इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है थिंक टैंक की, उसका नाम है जी ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। तो ये इनके साथ वॉलंटियरली काम करते हैं। पेपर पढ़ते हुए कुछ सवालात जो हैं वो हाईलाइट किए हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप उन सवालात को जवाब हमें दीजिए, ताकि जो आम लोग हैं वो समझ सकें कि बुनियादी तौर पे आप इस रिसर्च पेपर में किन चीज़ों को हाईलाइट कर रहे हैं और किन चीज़ों की तरफ उनकी तवज्जो दिलाना चाह रहे हैं। जो पिलग्रिमेज डिप्लोमेसी स्टार्ट की है पाकिस्तान ने करतारपुर ओपनिंग करने से, तो एक साइड पे आप कह रहे हैं कि ये पॉजिटिव एफर्ट है, और दूसरी साइड पे पेपर में आप ये भी मेंशन कर रहे हैं कि ये कॉस्मेटिक मेजर है। आप बताएंगे कि ये कॉस्मेटिक मेजर कैसे है? सभी नाजरीन को सलाम पेश करता हूँ। सलाम, नमस्कार। तारीख अगर पीछे जाएंगे तो मुझे लगता है कि ये कॉस्मेटिक भी है और ये पॉजिटिव भी है, क्योंकि दोनों साइड में ऐसे लोग हैं जिन्हें ऐसे जेन्युइनली लगता है कि दोनों देशों में अमन शांति बनी रहे। तो ये जो एफर्ट्स रहते हैं, कई बार इससे पहले भी हमने पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में ऐसे एफर्ट्स देखे हैं। जैसे पाकिस्तान में नवाज शरीफ साहब ने पंजाब में चकवाल के इलाके में कटसराज मंदिर का रिपेयर करने के लिए इनिशिएट किया था। इनिशिएट किया था। यहाँ पे कई पाकिस्तान के जो पिलग्रिम्स होते हैं वो निजामुद्दीन दरगाह, अजमेर शरीफ दरगाह में आते हैं हमेशा। तो ये होते रहता है, और ये पॉजिटिव एफर्ट्स इसलिए है कि कॉरिडोर बिकेम द रियलिटी। आम लोगों को तो ये अमन चाहिए, पीस चाहिए, लेकिन पॉलिटिकली ये चीजें वैसी नहीं होती हमेशा। इसका जो इम्पैक्ट है वो ज्यादा पॉजिटिव है और शायद कुछ हद तक थोड़ा सा कॉस्मेटिक, जिसको कि फ्यूचर में इम्प्रूव किया जा सकता है। तो मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, दोनों भी कर सकते हैं, दोनों पॉसिबिलिटीज है। पाकिस्तान ने तो एक साइड से ये जो पिलग्रिमेज डिप्लोमेसी इसका आगाज था कि जो लोग हैं मतलब वो इस वायलेंस से और इस जो हेट स्पीच से बाहर निकले और अमन की तरफ मूव करें। तो काइंडली थोड़ा सा हमें ब्रीफ कीजिएगा कि इंडियन इनिशिएटिव इस हवाले से क्या है। अगर ये केस के बारे में अगर सोचे, करतारपुर के बारे में, तो इंडिया की तरफ से कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया गया शुरू से ही, अगर आप पूरी हिस्ट्री देखें तो करें। क्योंकि कुछ साल पहले पाकिस्तानी, मैं उनका नाम भूल गया, एक आर्मी के कोई अफसर थे, उन्होंने कहा था कि खालिस्तान का जो मूवमेंट है वो हम पीसफुली चला सकते हैं। वो एंगल इंडिया के मन में खौफ पैदा करता है। दूसरी बात ऐसी है कि इंडिया में जो गवर्नमेंट है वो स्टॉन्च राइट विंग हार्डकोर हिंदुत्व फोर्स जो पार्टी है वो रूल कर रही है। तो उनके मैंडेट ही नहीं है उनका कि इस तरह का कोई लिबरल पॉलिटिक्स आगे चला जाए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो आज़ाद कश्मीर आप कहते हैं, जिसे हम पीओके कहते हैं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, तो आज़ाद कश्मीर पीओके में शारदा टेम्पल है, जो हिंदुओं की गॉडेस ऑफ नॉलेज सरस्वती देवी है, उनका वो बहुत पुराना मंदिर, बिल्कुल
तो अगर हम करतारपुर पाकिस्तान अगर करतारपुर खुला कर रहा है, तो वी कैन आल्सो आस्क देम कि ये शारदा का भी खुला करो, ताकि जो कश्मीरी पंडित भाई है वो शारदा में जाकर पूजा कर सके। एंड दैट इज अगेन अ गुड इनिशिएटिव। बिल्कुल, लेकिन हम रियलिटी में जीना है, तो ये एक थोड़ा यूटोपिया जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, एक अच्छा सपने की तरह ये अच्छा होगा, आइडियलिज्म है ये कि ये भी अच्छा होगा, वो भी ऐसे कभी हुआ नहीं। इंडिया की तरफ से भी जो जो काउंटर आया है, जो उसका रिप्लाई आया है, तो उन्होंने फॉर्मली सब एक्सेप्ट किया है। मोदी जी ने एक अच्छा फंक्शन अरेंज करके वो उसका इनॉग्रेशन किया था, तो फॉर्मली सब हुआ। लेकिन वो अभी भी नो क्या उसकी हालात क्या है अभी, वो हम जानते हैं कि वो इतना नहीं सक्सेसफुल हो रहा है। तो आप अपने पेपर में मेंशन करते हैं कि अगर करतारपुर डिप्लोमेसी फेल होती और क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं दोनों कंट्रीज में पीस प्रमोट करने के लिए। इसका जवाब देते हुए मैं पहले सवाल के यहाँ पे फिर जाऊंगा। मैंने वो कॉस्मेटिक एफर्ट जो कहा था, वो यही वजह है। मतलब ये मंदिर और मस्जिद या गुरुद्वारे खुले करने से कभी अमन नहीं फैलता। अगर मजहब के नाम से या किसी धर्म ग्रंथ के किसी मतलब भगवत गीता के नाम पे या कुरान शरीफ के नाम से अगर अमन फैल सकती थी, तो वो कब की फैल चुकी होती। वो तो होता नहीं है अभी। मेरे ख्याल से कि जैसे हमने शुरुआत में कहा है कि दोनों का जो सेपरेशन हुआ है दोनों कंट्रीज का, वो मजहब के नाम पे हुआ है, और वो मजहब मैनिपुलेट किया है दोनों साइड से। Hindutva forces from the Indian part of the subcontinent and Muslim League. We have to make people aware of this politics, the nuances of, मतलब जिस तरह से रिलीजन को मैनिपुलेट करके लोगों के मन में फर्क फैलाई है, उसके बारे में अगर उन्हें लोगों में अगर अवेयरनेस पैदा करना हो, तो हमें सब कॉन्टिनेंट की, बर्रे सगीर की जो ओरिजिनल तारीख, वो हमें ठीक से पढ़नी होगी। मैं हमेशा कहता हूँ कि हिंदुस्तान जो नाम है, वो दरियाए सिंध, जो सिंधु नदी है, इंडस वैली, उसके ऊपर से, इंडस वैली है, उसके ऊपर से आया है। और जो असल में हिंदुस्तान है वो आज पाकिस्तान में है। तो दैट इज द रियल हिंदुस्तान। तो ये आइडेंटिटी हमें रिलोकेट करनी चाहिए। हमें समझना चाहिए कि हिंदुस्तान जो हम आज हिंदुस्तान समझते हैं, उसका हिस्टोरिकल, उसका तारीखी बेस है, वो बेसिक पाकिस्तान में है। और पाकिस्तान मतलब जो सिविलाइजेशन इंडस के बेसिन में, पेशावर से लेके Rigveda, the oldest available text composed in the Indus Valley near Peshawar. अब एक 1947 के बाद एक रियलिटी बन चुकी है कि अब एक लाइन लग गई है। अब वो बिल्कुल इरिस्पेक्टिव टू कि वो ठीक लगी गलत लगी, बहुत लंबी डिबेट है, उस पर बहुत ज्यादा लिटरेचर है। अब अगर दो कंट्रीज हैं तो दे कैन बी गुड नेबर्स लाइक फ्रांस एंड जर्मनी। तो आपके मुताबिक अगर फर्ज करें कि जो कॉरिडोर पॉलिसीज हैं ये इफेक्टिवली काम नहीं करती, तो हमारे पास दूसरा अल्टरनेटिव क्या है? मेरे ख्याल से एक ही अल्टरनेटिव है कि लोगों में अवेयरनेस पैदा करें। वो अवेयरनेस सिर्फ एजुकेशन, एकेडमिक एक्सचेंजेस से हो सकता है। इंडिया में जो अभी आईटी इंडस्ट्री इंडिया में बहुत बूमिंग है, कई दिहाइयों से इंडिया ने आईटी में काफी ज्यादा, तो इंडियन यूनिवर्सिटीज और पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज अगर टाई अप करती है कि यहाँ से कुछ एक्सचेंज प्रोग्राम अगर किया जाए, हम टेक्नोलॉजिकल फैकल्टी जो सब्जेक्ट्स में जो फैकल्टीज हमारे यहाँ पे वो पाकिस्तान भेज सके। पाकिस्तान में एग्रीकल्चर पे काफी काम होता है यूनिवर्सिटीज में, वहां से कोई लोग अगर यहाँ पे आ जाए, चावल की अच्छी फसल वहां भी बनती है, प्याज। और कल्चरल स्टडीज जो है वो अनफॉर्चुनेटली दोनों देशों में, दोनों मुल्कों में बिल्कुल निगलेक्टेड है। हमारी जो तारीख है वो बहुत ही बुरी तरह से सिखाई गई है दोनों मुल्कों में। तो अगर हम कोई ऐसा प्रोग्राम बनाए दोनों तरफ की यूनिवर्सिटीज कि हम हिस्टोरिकल सब्जेक्ट्स पे कोई एक्सचेंज प्रोग्राम करें। मेरे पास जो डेटा, हालांकि ज्यादा डेटा अवेलेबल नहीं होता पाकिस्तान से इंडिया में, और इंडिया से भी वहां पे नहीं होता, मुझे पता है। लेकिन मुझे जितना भी डेटा मिला है, तो पाकिस्तान के लाइब्रेरीज में देयर आर रिच लाइब्रेरीज। वहां पे काफी संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट्स है, बुद्धिस्ट पाली जो जबान है वो एंशिएंट बुद्धिस्ट लोगों की लैंग्वेज है, उसमें लिखी हुई कई मैन्युस्क्रिप्ट्स और बुक्स है पाकिस्तानी लाइब्रेरी। मेरे ख्याल से प्रोफेसर अहमद हसन दानी नाम के बहुत बड़े आर्कियोलॉजिस्ट थे पाकिस्तान के, बहुत ही बड़ा नाम, इंटरनेशनली अक्लेम्ड। ही वॉज द लास्ट, वो आखिरी इंसान थे पाकिस्तान में जिन्हें संस्कृत अच्छी तरह से आती। उनके बाद कोई संस्कृत जानने वाला पाकिस्तान, मतलब जिस जबान का ओरिजिन पाकिस्तान में है, वो जबान जानने वाला आज पाकिस्तान में कोई नहीं है। आप ये बड़ा अच्छा आपका प्रपोजल है कि मतलब ये जो संस्कृत है इसको सीखने के लिए दोनों कंट्रीज हैं आपस में कोलैबोरेशन डेवलप कर सकते हैं। उन्हें फर्दर रिसर्च करनी है गंधारा सिविलाइजेशन के ऊपर, तो उसके लिए तो इंडियन इंस्टीट्यूशन के साथ कोलैबोरेशन जो है वो बहुत इफेक्टिव साबित हो सकता है। बिल्कुल। और दूसरी बात, लाहौर यूनिवर्सिटी में मेरे ख्याल से आज भी हिंदी का एक छोटा सेक्शन डिपार्टमेंट है। जी बिल्कुल, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में है। बिल्कुल। तो अगर अभी वो चल रहा है तो वो एक, उसे हम उम्मीद की किरण कह सकते हैं उसे, कि अगर वो है तो
वहाँ पे हम कुछ शायद शुरू करें। मेरे कई पाकिस्तानी आर्कियोलॉजिस्ट दोस्त हैं, कई हिस्टोरियंस दोस्त हैं, जिन्हें काफ़ी दिलचस्पी है ये सब सीखने में। और हमें ये एक्नॉलेज करना चाहिए दोनों दोनों मुल्कों में कि एकेडमिया एजुकेशन ये ओनली सस्टेनेबल वे है। जी। क्रिकेट क्रिकेट मैच होना या कोई बॉलीवुड फिल्म जाना ये कोई सस्टेनेबल वे नहीं हो सकता। अब मेरे एक सवाल है कि अगर फर्स्ट करें हम बात कर रहे हैं एकेडमिक एक्सचेंज की, जैसे कि यहाँ पे इरास्मस प्रोग्राम चलता है यूरोप के अंदर, डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज के स्टूडेंट्स आते हैं डिफरेंट कंट्रीज में और उनको यूरोपियन यूनियन फंड, तो क्यों नहीं सार्क कंट्रीज जो हैं इस मॉडल के ऊपर एकेडमिक एक्सचेंज प्रोग्राम स्टार्ट कर लेते। मैं थोड़ा फिलोसॉफिकल साउंड हो सकता हूँ, लेकिन ये साउथ एशियन जो माइंडसेट है हमारा वो कुछ ज्यादा डिफरेंट नहीं है। हमें एक दूसरे पे भरोसा कम है। हम अमेरिका पे या चाइना पे भरोसा कर सकते हैं, लेकिन हम पाकिस्तान पे या आप इंडिया पे भरोसा नहीं कर सकते। हमारी पॉलिटिकल एलिट जो है, और ये पॉलिटिकल एलिट्स के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, आम लोगों के बारे में नहीं। तो ये जो प्रॉब्लम है ये सबका रूट कॉज है। अभी जैसे इंडिया के अंदर ये जो नेशनलिटी एक्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया, सिटीजनशिप एक्ट जो था, तो उसकी वजह से काफी मतलब टेंशन रही है इंडियन सोसाइटी के अंदर। लेकिन जो बड़ी खूबसूरत चीज मैं इसको वॉच करता रहा, मैंने देखा कि जो इंडियन यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स हैं रिस्पेक्टिव टू देयर रिलीजन, वो मुस्लिम है, वो हिंदू है, वो क्रिश्चियन है, वो जैन है, व्हाटएवर दे वर एट द स्ट्रीट्स and they were standing shoulder by shoulder by each other। और वो फैज साहब की नज़म गा के वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। Exactly। मेरे अंदर ये फीलिंग आई कि अगर ये जो यूथ है जो कि बड़ी सेंसिटाइज्ड है, जिसको को पता है बेसिकली कि हमने जो मोहब्बत इसको प्रमोट करना है, हमने कहीं पे ह्यूमन राइट की वायलेशन हो रही है तो वहां पे खड़े होना है हमने दूसरे के साथ। तो अब ये जो यूथ है, हम इसी की बात कर रहे हैं कि ये लोग एकेडमिक एक्सचेंज में आए। पीस अमन जो है वो नेशनल नैरेटिव न बने, क्योंकि वो नेशनल नैरेटिव अगर बन जाता है तो वो कॉस्मेटिक हो जाता है। ये कौमी नैरेटिव बने, मतलब कौम के समाज सोसाइटी का नैरेटिव। अभी तो दोनों कंट्रीज का एक प्रॉब्लम ऐसा है कि इंडियन और पाकिस्तानी जो इंटेलेक्चुअल एलिट है वो थोड़ा लेफ्ट लीनिंग है। और ये मेरा मानना है कि जो लेफ्ट लीनिंग अपर कास्ट एलिट्स जो है, उनके और जो आम जनता है, आम लोग हैं, उनके बीच में काफी बड़ी गैप है, बहुत बड़ा। वो गैप दोनों देशों में है बहुत बड़ा। और अभी मतलब जैसे अभी इंडिया में हालात ऐसे है कि एंटी इंटेलेक्चुअलिज्म बहुत बढ़ रहा है। जो भी दानिशमंद है उनके खिलाफ जनता, जो आम जनता है, आम जो लोग है, वो उनका कुछ अच्छा, दे आर वेरी रिएक्टिव टू पाकिस्तान। मैं एग्री करता हूं आपकी बात। एज अ सोशल साइंटिस्ट, एज अ स्कॉलर ऑफ लैंग्वेजेस, हिस्ट्री, आई बिलीव कि पूरे दुनिया में न सिर्फ इंडिया या पाकिस्तान या बड़े सगीर में ह्यूमैनिटीज की तरफ ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती। तवज्जो नहीं दी गई। जी बिल्कुल, तवज्जो नहीं जाती। तो जितना ज्यादा, मतलब अभी इट इज अबाउट टाइम। कोरोना हमें दिखा रहा है कि आगे क्या खौफनाक पीरियड हमें देखने को मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से ह्यूमैनिटीज का जो ट्रेनिंग रहेगा, फॉर्मल ट्रेनिंग, वो काफी मायने रखेगा। नहीं तो ये पूरे इंसानियत के लिए बहुत दर्दनाक। आपने प्रपोज किया है जो कि एक बड़ा ही मुझे आइडियलिस्टिक अप्रोच लगती है इस टाइम के ऊपर, कि पाकिस्तान और इंडिया जो है वो अपना 75th जो इंडिपेंडेंस डे है वो इकट्ठे सेलिब्रेट करें और उसके लिए इकट्ठी सेरेमनीज हों। Do you think is it possible in the current political circumstances of both countries? मेरे ख्याल से हाँ या ना ऐसे जवाब नहीं दे सकते। अभी इंडिया और चाइना के रिलेशन खूब अच्छे नहीं है जी। कुछ महीने पहले शी जिनपिंग इंडिया आए थे, तो ऐसे ही कुछ मुआहदे दोनों तरफ से हुए थे। और ये जो साल है ये इंडिया चाइना कल्चरल सेलिब्रेशन का साल, एक्सचेंज का साल होगा, ऐसे उन्होंने एक मुआहदा किया था। कुछ हुआ नहीं ज्यादा, कुछ कॉस्मेटिक प्रोग्राम्स वगैरह हुए। लेकिन अगर इंडिया चाइना कॉस्मेटिक तौर पे अगर ये कर सकता है तो फॉर्मली नहीं तो कम से सोशल प्रेशर क्रिएट किया जाए, तो एक दिखावे के लिए तो सही, लेकिन सरकारों की तरफ से भी अगर ये इनिशिएटिव जा सकता है, अगर हम प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी। तो हिम्मत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने रिसर्च पब्लिश की जो कि एक उस इशू को टच कर रही है जिसके ऊपर दोनों कंट्रीज के दरमियान बहुत ज्यादा होप है। अगर इस कॉरिडोर पॉलिसी को अमन की तरफ इफेक्टिवली कन्वर्ट नहीं किया जाता तो इसके चांसेस हैं कि इसका इफेक्ट कॉस्मेटिक हो जाएगा, और उसको बचाने के लिए हमें बहुत जरूरी है कि हम पैरेलल एकेडमिक एक्सचेंज स्टार्ट करें अपने दोनों कंट्रीज के दरमियान। ये कुछ 10 साल हमारे हाथ में है, अगर ये यूथ हमारे हाथ से निकल जाए तो बहुत मुश्किल। तो यूथ ने जो सजेस्ट किया है कि यूथ इफेक्टिवली जो सोशल मीडिया के चैनल्स हैं दोनों कंट्रीज में यूज कर सकते हैं एक दूसरे को जॉइंट एक्टिविटीज के लिए, जॉइंट प्रपोजल्स के लिए, और अपनी अपनी गवर्नमेंट्स को सुजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ऐसे इनिशिएटिव्स लें जिससे कि यूथ एक्सचेंज हो दोनों कंट्रीज के दरमियान।
और जिससे कि हो सकता है कि फिर ये जो कॉरिडोर की पॉलिसीज हैं इनका इतना इफेक्टिव रोल ना रहे और जो दोनों कंट्रीज की जो मैसेज हैं, जो आम लोग हैं, वो इफेक्टिवली